Assalamu alaikum. This is Mazhar Ali and wish you all a very warm welcome to this beautiful sessions of Mazhar Ali lecture. एक और प्यारा सा लेक्चर है अबाउट द डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल. इसमें हम बात करेंगे ग्लाइकोलिसोम की. आज का लेक्चर स्पेशल है. जी हाँ, शुरुआत में मैं स्पेशल कह रहा हूँ. दैट्स व्हाई इस ग्लाइकोलिसोम की कहानी से लेकर के हम आज देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ एंजाइम क्या है. एंजाइम दे आर द बायोकैटालिस्ट. ओके जी, बात करेंगे उनके भी. कभी लेक्चर अपलोडेड है एंजाइम की भी, हमारे सारे अपलोडेड है, देख सकते हैं आप जरूर. किस तरीके से फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर हुआ और वो फर्स्ट एंजाइम कौन सा था, ये डिस्कवरी कब हुई, डिस्कवरी पहले हुई या एंजाइम नाम पहले दिया गया, सारी बातों के जवाब मिलेंगे आज के इस वीडियो के अंदर आपको जरूर. तो हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिसोम की. मैं आपको बताता चलूं कि अब तक के इन सीरीज के अंदर हमने बहुत सारी बातें कवर कर ली हैं. कहानी स्टार्ट हुई थी फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सेल, देन हमने डिस्कवरी, थ्योरी, उनके बाद टेक्निक्स की बात की और डिफरेंट डिफरेंट सेल कंपोनेंट, जिसमें अब तक सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म एंड सेल के बहुत सारे ऑर्गेनेल जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, पेरोक्सिसोम, ठीक है जी, और लाइसोसोम लास्ट लेक्चर में हमने कवर कर लिया है. आज जिस ऑर्गेनेल की हम बात करने जा रहे हैं दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द ग्लाइकोलिसोम. क्या मतलब है इसका ग्लाइकोलिसोम और किस तरीके से सारी चीजें देखते हैं. देखें, आपको पता है कि हमारे सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल होता है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द गोल्जी बॉडी. जी हाँ, गोल्जी बॉडी. गोल्जी बॉडी, इसके बहुत सारे काम है हमारे सेल के अंदर. कौन कौन से? इसके काम है वेसिकल्स की फॉर्मेशन. नंबर 2, इसके काम है ऑर्गेनेल की फॉर्मेशन, सेल प्लेट की फॉर्मेशन, सिक्रीशन की फॉर्मेशन, प्रोटीन मॉडिफिकेशन की फॉर्मेशन. सेल को डिवाइड करने में इसका रोल है. अनगिनत काम है इस प्यारे से गोल्जी बॉडी के हमारी बॉडी के अंदर. आगे बढ़ते हैं. देखें, गोल्जी बॉडी का मेन काम ये है कि ये 3 तरह के वेसिकल्स बनवाता है. 3 तरह के वेसिकल्स बनवाता है. नाउ व्हाट इज वेसिकल? बेसिकली वेसिकल आर द केमिकल लोडेड बैग्स. रोजाना ये डेफिनेशन में रिकॉल करवाता हूं. व्हाट आर वेसिकल्स? Vesicles are the chemical loaded bag. Irrespective to the type of chemical, they could contain any kind of chemical, which could be enzyme, which could be food particle, which could be neurotransmitter, which could be hormone and many more. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. ये जो वेसिकल्स हैं 3 तरीके के हैं. कौन कौन से? इनमें कुछ वेसिकल्स का नाम होता है साइटोप्लाज्मिक वेसिकल. वाई देखते हैं. इनमें से एक वेसिकल का नाम होता है मेम्ब्रेनुअस. मेम्ब्रेनुअस वेसिकल, ये कहानी में बार बार बताता हूं. मेम्ब्रेनुअस वेसिकल. एंड लास्ट वाला जो वेसिकल है इसका नाम है सिक्रीटरी वेसिकल. सिक्रीटरी वेसिकल इज आल्सो नोन एज ट्रांसपोर्ट वेसिकल. डन. आई थिंक दैट मच थिंग इज क्लियर टू यू. दिस साइटोप्लाज्मिक वेसिकल इज सो कॉल्ड क्योंकि ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहेगा. मेम्ब्रेनोस वेसिकल इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये जाकर के मेम्ब्रेन में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा. ये जाकर के मेम्ब्रेन में इन हो जाएगा. डन. सिक्रेटरी वेसिकल दैट्स व्हाई बिकॉज क्योंकि ये सेल से बाहर चला जाएगा. इसने ये डिटरमाइंड है, इसने सोच लिया है कि सेल से बाहर जाना है, कुछ स्पेशल करना है. साइटोप्लाज्मिक वेसिकल साइटोप्लाज्म के अंदर रहेंगे. देखिए, साइटोप्लाज्मिक वेसिकल 3 तरह के वेसिकल 3 तरह के स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट होंगे. एक तो पेरोक्सिसोम, जिसकी बात हमने करी हुई है. पेरोक्सिसोम लेक्चर भी अपलोडेड है. चलिए जी. दूसरा ग्लाइकोक्सिसोम, सॉरी लाइसोसोम. दूसरा लाइसोसोम, जी हाँ. एंड तीसरा हमारा बिलव्ड ग्लाइकोक्सिसोम. ओके जी, ग्लाइकोक्सिसोम. अच्छा, ग्लाइकोक्सिसोम को डिस्कवर किसने करा? देयर इज नो फन इन मेमोराइजिंग दैट कि ग्लाइकोक्सिसोम को भी जी डीडीव्यू नहीं डिस्कवर करा था. इसमें कौन सी बड़ी बात है. जी हाँ, हमने जितने भी ये वेसिकल्स पढ़े हैं, फिर वो चाहे लाइसोसोम हो, चाहे हमारा प्यारा सा पेरोक्सिसोम हो या ग्लाइकोक्सिसोम हो, इन तीनों को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट एक ही है जिनका नाम था डीडीव्यू. वेल 1965 समथिंग में इन्होंने डिस्कवर करा था. एयर याद रखने की आपको नीड नहीं है, ठीक है जी. आपको ग्लाइकोक्सिसोम याद रखना है. अगर हम बायोजेनेसिस की बात करें कि ग्लाइकोक्सिसोम को किसने बनवाया, तो जी इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं. ये भी ग्लाइकोक्सिसोम को बनवाने के लिए जो स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है, इट्स आल्सो नोन एज गोल्जी बॉडी. डन. सो इट इज आल्सो बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बिलव्ड गोल्जी बॉडी वाया द साइटोप्लाज्मिक वेसिकल. गोल्जी बॉडी बनवाएगी लेकिन थ्रू द साइटोप्लाज्मिक वेसिकल, गोल्जी बॉडी. डन. ये आपको याद रखना है. अच्छा, इसकी लोकेशन की बात करते हैं कि ये कहां कहां मौजूद होता है ग्लाइकोक्सिसोम. देखिए, जितने भी हम मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल पढ़ते हैं, यानी जिनमें मेम्ब्रेन मौजूद है, ये यूकैरियोटिक की ही प्रॉपर्टी है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद है. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन
प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, आपको पता है कि हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं, कौन कौन से? वी हैव प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड वी हैव यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ये बात भी मैं बार बार याद करवाता हूं, दैट्स व्हाई कि आपको याद हो जाए। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है जी, ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है वो तो हम न्यूक्लियस की जब लेक्चर की बात करेंगे तब देखेंगे। ट्रू न्यूक्लियस ऐसा न्यूक्लियस जिसके अंदर देयर इज डेफिनेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देयर इज वेल डिफाइंड एंड ऑर्गेनाइज्ड डीएनए, देयर इज डेफिनेट न्यूक्लियर कोर एंड अदर स्ट्रक्चर्स। अगर वो नहीं है तो वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, जो कि प्रोकैरियोटिक के केस में मिलता है। यूकैरियोटिक में तो भाई ट्रू न्यूक्लियस है। जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होंगे अगेन उनके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल होंगे, मेम्ब्रेन बॉन्डेड। दिस दिस मेम्ब्रेन कुड बी सिंगल, इट कुड बी डबल राजा बेटा। ओके जी, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल मौजूद होंगे। अच्छा जी, हम जो ऑर्गेनेल देख रहे हैं इस ऑर्गेनेल का नाम है गिलाओक्सिसोम। गिलाओक्सिसोम ये एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है एंड देयर इज नो फन इन टेलिंग दैट कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है। ये सिंगल मेम्ब्रेनोस होता है, इसमें सिंगल मेम्ब्रेन मौजूद है, इसमें सिंगल मेम्ब्रेन मौजूद है, सिंगल मेम्ब्रेनोस। सो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं इसको, इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन वेसिकल विच ड्राइव फ्रॉम गोल्जी बॉडी। ओके जी। अच्छा, एक और आपको बात बता दूं कि ग्लाइकोसोम, लाइसोसोम एंड पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसोम, पेरोक्सिसोम एंड लाइसोसोम, they are collectively known as what? They are collectively known as microbodies। कुछ बुक्स के अंदर, लिटरेचर के अंदर आपको माइक्रोबॉडीज भी इनके बारे में टर्म मिल जाएगा, तो वहां पर परेशान होने की कोई बात नहीं, इन्हें माइक्रोबॉडीज भी कहते हैं। एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। इसकी डेफिनेशन देख रहे थे हम, इट इज मेम्ब्रेन बॉन्डेड, मेम्ब्रेन बॉन्डेड, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल derived from what? Derived from Golgi body, derived from Golgi body। डन। सो ये इसकी डेफिनेशन है और ये इसकी डिस्कवरी है, बायोजेनेसिस लोकेशन याद रखिएगा। अच्छा, ये यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद है। कौन से यूकैरियोटिक सेल्स? सिर्फ प्लांट सेल्स, ओनली ऑन प्लांट सेल्स, ओनली ऑन सीड बियरिंग प्लांट, आई शुड से सीड बियरिंग प्लांट, सीड बियरिंग प्लांट। पहली बात तो ये प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद होगा और उनमें भी सीड बियरिंग प्लांट। आपको पता है जब हम प्लांट इवोल्यूशन की बात करते हैं तो ये एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है अपने आप में। प्लांट इवोल्यूशन के अंदर अगर देखा जाए तो पहले एल्गी इसको डिस्कवर किया जाता है, देन जो क्राइटेरिया प्लांट को डिवाइड करने का वो अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। हम प्लांट को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर reproductive structure revealing whether they reveal their reproductive structure or not. If they are revealing their reproductive structure, they are said to be what? They are said to be pharenogame। if they are not revealing their reproductive structure, they are said to be cryptogame। Pharenogame are further divided on the basis of the presence and absence of what the vascular bundles, xylem and phloem। if they have the vascular bundle, definite vascular bundles, they are known as tracheophytes। if they do not have that, they are known as bryophytes। Tracheophytes are further divided on the basis of different criteria। They are divided on the basis of seed formation or not। if they are not from the seeds, they could be said as xylopseed, lycopseed, spanopseed, pteriopseed। and if they are from seeds, they are known as uh, they are known as gymnosperm and angiosperm। तो सीड बेयरिंग प्लांट दो तरीके के हैं। प्लांट इवोल्यूशन अपने आप में कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जरूर बात करेंगे उसकी जब हम प्लांट फॉर्म एंड फंक्शन पढ़ेंगे। जी हाँ, इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आप दूसरों को पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। वेल, मैं आपको बता रहा था कि प्लांट प्लांट जो है ना वो दो तरीके के, सारी इतनी डिटेल हम नहीं देख सकते, यहाँ पर पाबंदी है हमारे पास टाइम की। लेकिन आप इतना तो जरूर याद रख सकते हैं कि प्लांट जो है ना, प्लांट वो दो तरीके के होते हैं, एक सीड बेयरिंग और दूसरे नॉट सीड बेयरिंग। एज सिंपल एज दैट। एक तो सीड बेयरिंग और दूसरे नॉट सीड बेयरिंग, जो कि सीड बनाते हैं और नहीं बनाते। सीड बेयरिंग एंड नॉट, नॉन सीड एंड सीड प्लांट, नॉन सीड एंड सीड। ठीक है जी। अच्छा, ये जो ग्लाइकोसोम है, प्रॉपर्टी ऑफ सीड कंटेनिंग प्लांट, दैट मीन जिनके अंदर सीड बनेगा उनकी प्रॉपर्टी है। ठीक है जी। अब सीड की बात अगर छिड़ी है तो मैं आपको सीड के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। देखें, अब तक हमने क्या दिया है कि डिस्कवरी क्या है, बायोजेनेसिस क्या है, लोकेशन क्या है, डन। और लोकेशन में भी यूकैरियोटिक सेल,
यूकेरियोटिक सेल में भी प्लांट सेल्स के अंदर, और प्लांट में भी स्पेसिफिकली सीड के अंदर। मुझे पता है आपको बातें समझ में आ रही होंगी। देन देखें, सीड, व्हाट इज सीड? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सीड? सीड इट इज द राइपेंड ओव्यूल। सीड की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, कोई बड़ी बात नहीं, देयर इज नो फन इन टेलिंग दैट। राइपेंड ओव्यूल। नाउ अगर आपको वाकई ही राइपेंड ओव्यूल देखना है, राइपेंड ओव्यूल यानी पका हुआ ओव्यूल, तो आपको ओव्यूल के बारे में पता होना चाहिए। देखें, प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है ना, प्लांट के अंदर जो फ्लावरिंग प्लांट है, इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फ्लावर होते हैं, फ्लावर। ठीक है जी, फ्लावर होते हैं, कोन्स भी होते हैं। फिलहाल आप फ्लावर पर रहिए। फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है जी, लेकिन हम उन सारे पार्ट्स को भी ना देखते हुए मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूं, फ्लावर के अंदर देयर इज फीमेल reproductive part and there is male reproductive part. There is female reproductive part and there is male reproductive part. Female reproductive part, male reproductive part, male, जी हाँ, reproductive पार्ट। अगर आप वाकई मास्टरिंग चाहते हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर, तो ये समझना वर्थ है। राजा बेटा, ठीक है जी। फ्लावर, फ्लावर के अंदर देयर इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, देयर इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, इसका ही एक, इसके अंदर ही एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द ओव्यूल। आई थिंक डायग्राम बननी चाहिए, यस, यहाँ पर डायग्राम बननी चाहिए फ्लावर की। मैं आपको सिंप्लीफाइड डायग्राम बना के दिखाता हूँ फ्लावर की। डन। ये इसका थैलेमस, ये carpel or pistil, there is male reproductive system, there is seed also over there, these are what the petals that we have, और यहाँ कहीं सेपल्स भी होंगे। देखें, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस इज व्हाट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट वी हैव, ठीक है जी। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये रहा। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को फिलहाल आप भूल जाइए। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर यहाँ एक स्ट्रक्चर होता है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज ओव्यूल। इस स्ट्रक्चर को ही हम कहते हैं ओव्यूल। तो आपको समझ में आ रहा है व्हाट इज ओव्यूल? इट्स अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम which convert into seed after pollination. After pollination, it became what? It became seed. It became seed after pollination. Now, what is pollination? Brother, pollination is the transfer of male gametes. It's a transfer of male gametes to the pollen grain from their site of production to the ovule. As simple as that. It is transfer of the pollen grain from their site of production to the ovule. That is what is called the pollination. So after pollination, the ovule became what? The ovule become our beloved seed. ठीक है जी। तो दैट रैपिड ओव्यूल इज नोन एज सीड। आई थिंक दैट मच थिंग इज क्लियर टू यू। नाउ, सीड के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अगर हमारे पास एक सीड हो तो उसके अलग अलग पार्ट है। कौन कौन से पार्ट्स हैं? सीड के अलग अलग पार्ट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। देखें, सीड के अंदर सबसे पहले तो आउटर कवरिंग, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द सीड कोट। ठीक है जी। व्हाट इज सीड कोट? इट इज एन आउटर कवरिंग विच प्रोटेक्ट द delicate internal structures. Then there is what? There is a एंडोस्पर्म। क्या है? डिस्कस करते हैं। देयर इज कोटिलेडॉन। डन, इसको भी डिस्कस करते हैं। एंड देयर इज बेबी प्लांट, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो। देखें, सीड कोट तो हमने देख लिया, दैट इट इज अ प्रोटेक्टिव शील्ड और कवरिंग आउटसाइड द सीड। डन। व्हाट इज एंडोस्पर्म? राजा बेटा, जब सीड की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ सीड से लेकर के जब सीड बना, तो यक वक्त ही वो उसमें से छोटा सा प्लांट निकलना स्टार्ट नहीं हो जाएगा, जिस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। व्हाट इज जर्मिनेशन? ठीक है जी। व्हाट इज जर्मिनेशन? इट इज अ इमर्जिंग आउट ऑफ स्मॉल प्लांट और सीडलिंग फ्रॉम द सीड। मैं मानता हूं यहाँ पर अलग अलग कॉन्सेप्ट है, कैसे कैसे सीड जैसे पोलिनेशन, जर्मिनेशन, लेकिन ये चीजें आसान है। आप वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखिएगा जरूर। फॉर्मेशन से लेकर के अप टू द जर्मिनेशन, फॉर्मेशन से लेकर के अप टू द जर्मिनेशन, जो एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है जी। एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन चाहिए, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन चाहिए। दैट न्यूट्रिशन इज प्रोवाइडेड बाय आवर बिलव्ड एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म। So what is endosperm? It provide nutrition to developing embryo from its time
of formation to the time of germination. Then as soon as सीड ने जर्मिनेट करना स्टार्ट किया, एंडोस्पर्म अपने अपने दोनों हैंड ऊपर कर लेगा कि भाई अब बस, अब मैं नहीं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करूंगा, अब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा तो कोटिलेडोन करेगा. सो कोटिलेडोन एज वेल एज एंडोस्पर्म. मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं आपके दिमाग. ओके, तो आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं दैट एंडोस्पर्म एंड कोटिलेडोन बोथ आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन, बट देयर इज अ लिटिल डिफरेंस इन बिटवीन देम. Endosperm provide nutrition from the formation of seed up to the germination, whereas cotyledon is responsible for providing the nutrition as soon as germination got start. Then I think that much thing is clear to you. Baby embryo जो है ये इसमें से तो फिर baby plant निकलेगा. जी हाँ, there is no fun in memorizing that baby plant. Then आगे बढ़ते हैं. तो अब तक एक बार रिपीट कर लेते हैं कि लोकेशन, ये जो ग्लाइकोसोम में यूकेरियोटिक सेल्स में होगा, उनमें भी प्लांट्स में, वो प्लांट सीड बेयरिंग जो प्लांट्स होते हैं. व्हाट इज सीड? रैपेंड ओव्यूल. व्हाट इज ओव्यूल? मैन रिप्रोडक्टिव पार्ट, आई शुड से मैन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके जी, ये पोलिनेशन के बाद कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सीड. व्हाट इज पोलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पोलिनेशन फ्रॉम फ्रॉम द साइट ऑफ प्रोडक्शन टू द ओव्यूल. मैं इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं सर, इट्स द ट्रांसफर ऑफ पोलिनेशन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, बट थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, डेट्स व्हाई आप इतना याद रखिए. उसके बाद हमने देखा कि सीड के फॉलोइंग कंपोनेंट्स हैं. अब हम हमारे एक्चुअल टॉपिक पे आते हैं जो कि ग्लाइकोसोम है. ठीक है जी, देखें ग्लाइकोसोम. ग्लाइकोसोम इट इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ द सीड. अगेन glycosome it is present in each and every component of the seed, but it is much and more loaded in case of endosperm. हर सीड कंपोनेंट के अंदर होगा, लेकिन सबसे ज्यादा मिकदार जो इसकी होगी ना, वो मिकदार इसकी एंडोस्पर्म के अंदर मौजूद होगी. डन क्यों? वो इसके फंक्शन के लिए सुटेबल है. हम हमारा प्यारा सा एंडोस्पर्म आई मीन ग्लाइकोसोम यहाँ पे बनाते हैं. इस पूरे बोर्ड को ना आप सीड की तरह इमेजिन कीजिए, और सीड के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं. उन सेल्स में से एक सेल को ले लीजिए. उस सेल के अंदर
हम एंडोस्पर्म को देख रहे हैं, ठीक है राजा बेटा। चले जी, ग्लाइकोसोम। ग्लाइकोसोम बड़ा खुश है अपनी जिंदगी से, इसको कोई टेंशन नहीं है और खुश ही रहना चाहिए। जी, जिंदगी में खुश रहना चाहिए, खुश रहने देना चाहिए, रहने दिया दूसरों को खुश रहने दिया जाए, कहने का मकसद है। डन। वेल, कोई नहीं। मैं आपको ग्लाइकोसोम के बारे में बता रहा था। ग्लाइकोसोम इट इज मच एंड मोर लोडेड बाय फैटी एसिड्स। नाउ व्हाट इज फैटी एसिड? अब जिन्होंने हमारे साथ बायोमोलिक्यूल पढ़ा है वो एग्री करेंगे, दे आर द मोनोमर। मोनोमर ऑफ व्हाट? मोनोमर ऑफ लिपिड्स। मोनोमर ऑफ लिपिड, ठीक है जी। एंड व्हाट इज लिपिड? देयर इज नो फन इन अंडरस्टैंडिंग दैट के लिपिड दे आर द फैट एंड फैट लाइक सब्सटेंस, एंड फैट लाइक सब्सटेंस, चर्बी और चर्बी जैसी चीजें राजा बेटा लिपिड कहलाती है। देन अच्छा जी, एवरी स्टूडेंट नो दैट द फैटी एसिड इज be a monomer of what? Lipid. But only some special and good student know that fatty acid along with glycerol is the monomer of what? Lipid. Done. देखिए ये फैटी एसिड कन्वर्ट हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। दिस फैटी एसिड विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? दिस विल कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट। यस, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट सिंपल डेफिनेशन अगर हम देखें तो इट्स अ पॉलीमर ऑफ शुगर। इट्स अ पॉलीमर of sugar, or and more precisely it is a polyhydroxyaldehyde and ketone. It is polyhydroxycarbonyl, ठीक है राजा बेटा। इट्स अ पॉलीमर ऑफ शुगर। फैटी एसिड गॉट कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट एंड कार्बोहाइड्रेट एनर्जी की सोर्स है। मैंने आपको कहा था ना कि एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, एंडोस्पर्म एनर्जी प्रोवाइड करेगा, वो इस तरीके से ही ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। डन, आगे बढ़े, ठीक है जी। अच्छा देखें, हमें डिस्कवरी ऑफ एंजाइम भी तो देखनी थी। डिस्कवरी ऑफ एंजाइम, व्हाट आर एंजाइम? दे आर द बायोकेमिकल्स व्हिच कैन स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोकैटलिस्ट यानी ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कि हमारे केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हो। विदाउट एंजाइम हम कदम उठाने में कई साल लगा देंगे। कोई चीज अगर बॉडी में टूटनी है तो कई साल लग जाएंगे। एंजाइम उन चीजों को स्पीड अप कर देते हैं। पूरी सीरीज है, पूरे लेक्चर की सीरीज है जो हमने अपलोडेड की है विद ब्यूटीफुल प्लेलिस्ट, आप जरूर देखिएगा उसे, उसमें आपका एंजाइम का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वेल, देखिए हमें एंजाइम की डिस्कवरी देखनी है, वो तो मैं आपको बताता हूं। फैटी एसिड कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा कार्बोहाइड्रेट? इट इज स्टार्च। जी, ये आपको ध्यान में रखना है। स्टार्च विल कन्वर्ट इनटू maltose. Every student know that starch will convert into maltose. Again, some good student know that starch whenever it convert into maltose, then it is not only convert into maltose, it is also converted into isomaltose and raja beta limit dextrin. Isomaltose and limit dextrin. Done. चले जी, isomaltose and limit dextrin। देखें कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले क्या था हमारे पास, यहां पर हम देखते हैं एक बार फिर से। सबसे पहले यहां पर देखते हैं, हमारे पास इनिशियली था लिपिड, वो कन्वर्ट हुआ इनटू कार्बोहाइड्रेट। कौन सा वाला कार्बोहाइड्रेट जी? इट इज स्टार्च। दिस स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? माल्टोस and related derivatives, that is isomaltose and limited dextrin। then लिपिड से कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कोई एक सिंगल स्टेप नहीं है। अब मैं आपको बताता चलूं, लिपिड से कार्बोहाइड्रेट बनना इट्स अ मल्टी स्टेप प्रोसेस विद मेनी विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेनी एंजाइम एंड प्रोटीन स्टेबलाइजर। देन कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्ट स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? माल्टोस। इट इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोस बाय एंजाइम नोन एज डायस्टेज। इस एंजाइम का नाम डायस्टेज है और कुछ अच्छी बुक्स हमें ये बताती हैं कि इसे हम टाइलिन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एमाइलेज। amylase, then it's known as amylase, and it's the first enzyme which is ever discovered by two very renowned scientists. One is Pagan and other is Persos. They are discovered by Pagan and Persos. Pagan and Persos, ठीक है जी। यही वो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर करा, डायस्टेज, टाइलिन और जिसे मेमाइलेज कहते हैं। लेकिन ये बात 1833 की है, ठीक है। एंजाइम लेटर एंजाइम जो वर्ड आया था ना वो आया है 1878 में, एंजाइम वर्ड। देखिए मैंने आपको कहा था ना पहले एंजाइम वर्ड आया या एंजाइम डिस्कवर हुआ, तो पहले एंजाइम डिस्कवर हुआ था। एंजाइम वर्ड जो है ना वो 1878 में किसने दिया जी? विलियम कोहो ने। देयर इज नो फन इन अंडरस्टैंडिंग दैट विलियम कोहो, विलहेलम वी शुड से, विलहेलम कोहो। डन। एंजाइम डिस्कवर हुआ 1833 में।
एंजाइम वर्ड के जो चीज बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करे उनके लिए टर्म एंजाइम यूज वो 1878 में आया है। तो 1833 से लेकर के 1878 तक हम वो चीज जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करे उनके लिए क्या टर्म यूज करते थे पता है आपको? जी हाँ, हम टर्म यूज करते थे फर्मेंट। देखिए समझने की कोशिश करिए। एंजाइम को डिस्कवर करा था पेइन एंड परसोस। पेइन एंड परसोस ने डिस्कवर करते हुए ये नहीं कह दिया था कि ये एमाइलेज है, डायस्टेज है, टाइलिन। नो नो, इन्होंने कहा बस कि कोई चीज है जो कि कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज स्टार्च इनटू माल्टोज एंड अदर प्रोडक्ट को स्पीड अप कर रही है। ठीक है जी, बस इतना सा। एंजाइम टर्म जो उन्होंने दिया विलियम को ने कि भाई कोई चीज भी जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करेगी वो एंजाइम है, वो 1878 में दिया गया। ठीक है जी, तो 1833 से लेकर के 1878 तक वो चीजें जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करती है ना, उनके लिए टर्म एंजाइम नहीं बल्कि फर्मेंट यूज होता था। आप एक लेक्चर को एक बार रिवाइंड करके देखिएगा, आपके टर्म आपके कपाट खुल जाएंगे। रटने से कुछ नहीं होगा, बुक की लाइनें पढ़ने से कुछ नहीं होगा, चीजें समझने की कोशिश कीजिए। तो ये डिस्कवरी ऑफ एंजाइम है। फंक्शन इसका एक ही है जी, फैटी एसिड को कन्वर्ट करना इनटू व्हाट, कार्बोहाइड्रेट, और एनर्जी प्रोवाइड करना। द कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड इनटू कार्बोहाइड्रेट, मैंने कहा ना मल्टी स्टेप प्रोसेस है, उस साइकिल को हम गिलाय ऑक्जेलेट साइकिल कहते हैं। गिलाय ऑक्जेलेट साइकिल। ठीक है जी, टाइम की पाबंदी को देखते हुए आज के लिए हमारे पास इतना ही है, इसको रिवाइज करिएगा। तो आज हमने डिस्कस ही क्या किया है, हमने सिर्फ डिस्कवरी, बायोजेनेसिस, लोकेशन, देन सीड के रिलेटेड कंपोनेंट और फंक्शन देखे हैं। डिस्कवरी ऑफ एंजाइम वर्ड्स डिस्कस किया है। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आप जरूर पूछ सकते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।